तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल R2Z ऑफिशियल टीम पर। तो अब से एक नए बैच का स्टार्ट हो गया हुआ है, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, बिहार के एक गांव की कहानी। सॉरी, यहाँ पर जो ये कहानी जो है ना कट चुकी है, यहाँ पर नीचे कट गई PDF में, आने में मिस्टेक हो गया हुआ है। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो ये पहला चैप्टर है उसका हम पूरा जो बुक के बाद में दिया रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका फिल इन द ब्लैंक्स, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इस सभी चीज़ को भी इसी एक वीडियो में पूरा ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए आप लोग धैर्य से इस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि अगर आप लोग ये PDF भी लेना चाहेंगे तो इस PDF भी आपको मिल जाएगा। इस PDF को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल को जाकर बस ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सर्च कीजिएगा R2Z ऑफिशियल टीम, उस पर आएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गए हुए। देखिए, पहले हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, ठीक है। तो वह 5 है। उत्पादन के प्रमुख 5 गो साधन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर। तो 2 नंबर कह रहा है उत्पादन का अर्थ होता है। देखिए, उत्पादन का जो अर्थ होता है ना, उपयोगिता का सृजन करना है, उपयोगिता का सृजन करना है। ऑप्शन ख जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर में। तो 3 नंबर कह रहा है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। देखिए, उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है ना, वो भूमि है, ठीक है। ऑप्शन घ जो है वो बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर में। तो 4 नंबर हमारा कह रहा है, देखिए, तो 4 नंबर हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित से भूमि की विशेषता कौन सी है। देखिए, तो वह नासवान है, भूमि की विशेषता ये है, वह नासवान है। ऑप्शन क जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर में। तो 5 नंबर हमारा कह रहा है, तो हमारा 5 नंबर कह रहा है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र में जो भूमि का तात्पर्य है, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं हैं, ठीक है। ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर में। तो 6 नंबर हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो कौन सा उत्पादक है, वो है बढ़ई। बढ़ई क्या है, उत्पादक है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न 7 नंबर में। तो 7 नंबर हमारा कह रहा है उत्पादक का साधन है। उत्पादक का साधन क्या है, तो श्रम है। उत्पादन का क्या साधन है, वो श्रम है। ऑप्शन ख जो है वो बिल्कुल राइट है। चलते अगले प्रश्न 8 नंबर में। तो 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन तो वो क्या है, उपभोग है। वो क्या है, वो उपभोग है, आपका उपभोग है। चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर में। तो 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में, पूरा ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो देखिए, तो वह है किसान का हल है। देखिए, पूंजी का मतलब समझ रहे हैं, पूंजी से तात्पर्य सिर्फ पैसा से नहीं है। पूंजी से तात्पर्य जो ना सिर्फ केवल पैसा से नहीं है, वह उस सब चीज़ के लिए है जो हमें किसी भी काम को करने में आवश्यक आ रही है। देखिए, किसान का जो हल है, उसके काम में उसका हल उस खेत में काम आ रहा है, तो वो भी पूंजी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर में। 10 नंबर कह रहा है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति व्यवसाय में कोई जोखिम भरा काम करता है ना, उसे हम लोग साहसी कहते हैं, साहसी। चलते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर। तो 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है। देखिए, और आप देखिए, अब अभी बताइए, श्रम के अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षक द्वारा अध्यापन जो श्रम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ऑप्शन घ जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव एथी खत्म हुआ। अभी का फिलिंग द ब्लैंक्स अब स्टार्ट हो गया, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, ठीक है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है। देखिए, श्रम को जो उत्पादन का जो है ना, सक्रिय साधन कहा जाता है, सक्रिय साधन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर में। तो 2 नंबर का रहा है शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डैश श्रम, मानसिक
शिक्षक का जो श्रम है ना वो मानसिक श्रम है। और शिक्षक क्या मानसिक तो दिमाग से नहीं कमाता है, वो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं भी अगर पढ़ाता है, यानी कि सब मानसिक रूप से वो कार्य करता है उसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर। तो 3 नंबर का अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। कौन साधन है? तो मशीन एवं यंत्र है। मशीन एवं यंत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर में। तो 4 नंबर का रहा है और सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत ही बढ़ जाती है, वह आवश्यकता है। सभ्यता के जो विकास होता है ना उसके साथ ही मनुष्य की जो आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 5 नंबर का रहा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है, तो वो क्या? सहयोग से। जानते हैं इसके नीचे हम आंसर की उत्तर क्यों लिखे हो? उत्तर लिखने का कारण है क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग PDF से पढ़ा रहे हैं, इससे जो है यहाँ पर लिखा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर। तो 6 नंबर का है उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है, वो होती है वृद्धि। वो क्या होती है? वृद्धि होती है। और आप लोग ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बस छोटा मोटा आप लोग बस चार्ज में, अपना कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। तो PDF बनाने में भी हम सभी का खर्चा आया हुआ है, जिनसे बनवाए हुए हैं उन सब के लिए, उन सब को देने के लिए। इसलिए बस चैप्टर 1 का आप PDF पर चाहते हैं, चैप्टर 2 का टाइप वाइज सबका टाइपिंग चल रहा है। ठीक है, उसके छोटा मोटा आप लोग का चार्ज लगेगा और उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बारी आता है लघुत्तरीय प्रश्न का। देखिए अब क्या बारी आता है लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, आप एक एक करके पूरा लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर उसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है उत्पादन से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्पादन का अर्थ होता है, उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। बस उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। देखिए उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है, लेकिन उपभोग में उत्पादित वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर में। तो 3 नंबर का रहा है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? देखिए उत्पादन के विभिन्न साधन जो है ना वह भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम या साहसी है। देखिए उससे आप पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि उत्पादन के साधन कितने हैं। उत्पादन का 5 को साधन है, वही 5 साधन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर में। तो 4 नंबर का है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? देखिए फतेहपुर गांव के जो लोगों का जो मुख्य पेशा है कृषि। यहाँ के जो लोग हैं सब कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं काफ़ी सावधानी के साथ, काफ़ी आसानी भाषा में। मुख्य पेशा इसका कृषि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर में। तो 5 नंबर हमारा कह रहा है भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। देखिए भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। देखिए प्राकृतिक प्रदत्त यथा पहाड़, नदी, जंगल, सागर सभी भूमि है। ठीक है, पर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर जिससे आय प्राप्त होती है वह पूंजी है। देखिए प्राकृतिक पदार्थ जो प्रदत्त है ना वह पहाड़ है, नदी है, जंगल है, सागर, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, मिला हुआ है। और प्रकृति इस सब चीज़ को छोड़ कर जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जो भी चीज़ से हमें आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, उससे हम लोग पूंजी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? देखिए एक क्लास 9 का इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे तो उसको भी देखिए, हिस्ट्री का, उसको भी हम लोग शेयर कर चुके हैं। इसके बाद आपको 9th और 10th को पूरा हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे, और 8 का कुछ पढ़ाए हुए वीडियो, फिर 8 का ही पढ़ाने वाले, लेकिन अभी फोकस है 9th और 10th पर। तो आप लोगों के भाई बहन मित्र शाखा कोई भी अगर हो, सबके पास ये वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर में। तो 6 नंबर कह रहा है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? देखिए तो इसका आंसर है सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कृषि मानसून पर आश्रित है, जो एक जुआ का खेल है। ठीक है, जो एक जुआ, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर में। तो 7 नंबर का उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? देखिए उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। बिना पूंजी के किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। जैसे बीज के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, इसका हो सकता है इसका आंसर। देखिए उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए उसमें पूंजी का क्या महत्व है उसको जानिए। तो बिना पूंजी के आप क्या किसी भी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप ही बताइए कमेंट में, आप लोग होशियार है, आप लोग बता सकते हैं हो सकता है कि नहीं। तो वस्तु या सेवा को उत्पादन कर पाना संभव ही नहीं है बिना पूंजी का। ठीक है,
ऐसे बीज के बिना फसल का उत्पादन संभव है? मानिए आप कोई और फसल उगाना चाह रहे हैं, उसके बीज ही नहीं रहे तो आप फसल कैसे उगाएंगे, ये बताइए। तो वही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन है, व्याख्या करें। देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। जैसे जब एक बढ़ई लकड़ी को काटकर उससे टेबल या कुर्सी बनाता है, तब लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, यही उत्पादन है, ठीक है। अब उत्पादन के साधन को देखिए। भूमि प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार जैसे नदी, सागर, हवा, धूप, खनिज सभी भूमि है। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह एक सक्रिय साधन है। यह एक सक्रिय साधन है। जैसे पूंजी की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। जैसे किसान के लिए बीज, कारखानों में कच्चे माल, मशीन आदि। संगठन उत्पादन का सक्रिय साधन है। विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया, व्यवस्था या संगठन है। साहस देखिए, साहस को देखिए। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं और जो व्यक्ति इसे करता है उसे साहसी कहते हैं। जैसे कारखाने का मालिक, ठीक है। जैसे क्या, कारखाने का मालिक, ठीक है। तो इसका फाइनली हम लोग ये आंसर दे दिए, ठीक है। इसे आप इसका जो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न 2 नंबर कह रहा है, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहस की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की अहम भूमिका है, क्योंकि भूमि, श्रम तथा पूंजी के होते हुए भी समुचित संगठन और साहसी के बिना उत्पादन संभव नहीं है। पहले संगठन पर विचार करें। भूमि, श्रम तथा पूंजी को एकत्रित कर संगठन उसे व्यवस्थित ढंग से उपयोग करता है और उत्पादन का कार्य होता है। इसलिए संगठन को उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। उत्पादन का कार्य जोखिम भरा हुआ होता है। देखिए, उत्पादन का जो कार्य है जोखिम भरा हुआ होता है कि नहीं होता। मानिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई उत्पादन वाला आप काम करे, कोई बिजनेस कोई खोल लिए, उसमें भाई जो भी प्रॉफिट हुए, लॉस भी हो सकता है। जोखिम वाला कार्य होता है कि नहीं होता है। तो उत्पादन में लाभ होना या हानि होना, एक साहसी ऐसा नहीं सोचता है। यदि उत्पादन में लगातार घाटा ही होता रहे तो साहसी उत्पादन करने का साहस नहीं छोड़ेगा। साहसी सोच समझ का उत्पादन में पूंजी लगाता है। समझ गए, साहसी जो सोच समझ के उत्पादन में पूंजी लगाता है। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी देख लिए, ठीक है। इस प्रश्न को भी उत्पादन के साधनों का संगठन एवं साहस की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखिए, फतेहपुर गांव में खेती ही प्रमुख क्रिया है। देखिए, इस गांव में जो खेती प्रमुख क्रिया है, अन्य कार्यों में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी आदि क्रियाएं हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी, इनमें से कुछ बड़े परिवार के हैं जो कृषि कार्य मजदूर किसानों से बात करवाते हैं। गांव में नलकूप भी है। नलकूपों से सिंचाई का कार्य होता है। चूँकि फतेहपुर गांव पटना शहर से बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए कृषि संत आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन करता है। पर्याप्त मात्रा या यो कहे कि अपना आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों का उदन करते हैं। तभी तो वे बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में अनाजों को भरकर विक्रय हेतु बाजार में ले जाते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में अंकित चित्र से पता चलता है, ठीक है। और उस चित्र को हटा दिया, आप चित्र बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। उस चित्र को आप लोग बुक में देख लीजिए। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन का पूरा आंसर खत्म हो गया 3 नंबर का। यानी कि इसको टिप्पणी लिखने के लिए कहा था कि फतेहपुर गांव में वाकई में क्या है। तो फतेहपुर गांव में हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि वह एक पूरा कृषि पर आधारित वह गाँव है। उसमें मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, यही सब उसमें है। इसमें ट्रैक्टर, अनाज उनाज खूब इसमें बात हुआ है, ठीक है। उस सब का यहाँ पर आंसर आप दे दिए हुए हैं। उस आंसर को आप लिख सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले करके, नहीं तो आपको चाहिए अगर पीडीएफ तो पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर में। तो 4 नंबर कह रहा है मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। देखिए, मझोले एवं बड़े किसान के पास अधिक भूमि होती है, अर्थात उनकी जोतों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिससे वे उत्पादन अधिक करते हैं। उत्पादन अधिक होने से वे इसे बाजार में बेचकर काफ़ी पूंजी जमा करते हैं, जिसका प्रयोग वे उत्पादन की आधुनिक विधियों में करते हैं। इनकी पूंजी छोटे किसानों से भिन्न होती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास भूमि कम होने के कारण उत्पादन उनके भरण पोषण के लिए भी कम पड़ता है। उन्हें भूमि में अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण बचत नहीं होती, इसलिए खेती के लिए उन्हें पूंजी बड़े किसानों या साहूकारों से उधार लेना पड़ता है, जिस पर उन्हें ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस पूरे पीडीएफ में सभी प्रकार का सवाल जवाब, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त का स्थान पूर्ति करें, सब हमने इस पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन से लेकर सब चीज़ हल कर लिया। ठीक है, और इसमें इसका क्लास 10 का ये वीडियो हम लोग का बन रहा है। ठीक है, और कोई मैट्रिक या बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उसका ये वीडियो आने वाला है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही हम लोग का एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है A2Z ब्लॉग टीम, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं उसमें कुछ ब्लॉग भी हम लोग डालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।